नमस्कार। आइए आज हम लोग बात करते हैं राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में। सितंबर के प्रथम सप्ताह में इसे हम लोग 1 तारीख से 7 तारीख तक मनाते हैं और पूर्ण सितंबर माह तक हम लोग पोषण माह के रूप में इसे मनाते हैं। कारण है हमारे भारत में कुपोषण की समस्या और भोजन से जुड़ी कई समस्याओं के कारण से जो मौतें होती है उसको कम करने का प्रयास है। हम लोग सबों को बताते हैं कि संतुलित आहार खाना है। आखिर वो संतुलित आहार है क्या? संतुलित आहार अगर सही मायने में कहें तो वैसा आहार जो महंगे ना हो, आसानी से सबों को उपलब्ध हो और उसमें सभी पोषक तत्व मौजूद हों। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे तत्व जो आपके शरीर के लिए उचित मात्रा में मिलना चाहिए वो आपके भोजन से मिल जाने चाहिए। उसे ही हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। अक्सर लोगों में हमने देखा है जो एक ही तरह के भोजन खाते हैं, इसके कारण से आपके शरीर में पोषक तत्व की कमी हो जाती है। हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमारे भोजन में सभी तरह के तत्व मौजूद हों। इसके लिए सभी दिन अलग अलग तरह के मेनू बनाए जाएं। कभी हरी साग सब्जियां खाते हैं तो कभी मटन, फिश, इस तरह से मिला जुला करके प्रतिदिन हमारा भोजन का तौर तरीका अलग होना चाहिए। अपने भोजन में प्रोटीन को शामिल करने के लिए हमें दाल का प्रयोग करना चाहिए। दाल किसी भी तरह के हो सकते हैं, मसूर के, मूंग के, अरहर के, या फिर कई तरह के दाल होते हैं, उसे आप शामिल कर सकते हैं। कई रूपों में कर सकते हैं। आप इसे रोटी में दाल पराठा के रूप में खा सकते हैं या विभिन्न प्रकार से आप दालों को आप ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो मोटे अनाजों में कार्बोहाइड्रेट में पाए जाते हैं। गेहूँ, चावल, मकई, अन्य चीज़ों को अपने भोजन में शामिल करने हैं। इसके बाद हरी साग सब्जियों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हरी साग सब्जियों में सभी तरह के परवल, भिंडी, करेला, साग, पालक के साग, सरसों की साग, कई तरह के साग को आप शामिल कर सकते हैं। जो ज़मीन के नीचे रहते हैं, आलू हो गए, शकरकंद हो गए, इन्हें भी आप अपने भोजन में शामिल करें। लेकिन प्रतिदिन अलग अलग हम लोग को भोजन में रहना चाहिए। तेल का प्रयोग कर सकते हैं, घी का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन एक नियत मात्रा में ही तय करना है। कोई ऐसे होते हैं कि हमेशा तले भुने सामान खाते हैं, तो उस तरह से हम लोग नहीं करना है। सप्ताह में 2 दिन हम लोग मटन, चिकन, फिश भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सभी टाइम जो हम लोग भोजन खा रहे हैं उसमें मटन का प्रयोग, चिकन का प्रयोग ना करें। सप्ताह में 2 से 3 दिन मैक्सिमम हम लोग मटन, चिकन खा सकते हैं। मछलियाँ ही खाएँ तो 2 पीस खाएँ, 3 पीस खाएँ, एक साथ ढेर मछलियाँ ही नहीं खा लें। तो इस तरह से अपने भोजन को हम लोग को संतुलित करना है। सबसे बड़ी समस्याएँ गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान कराने वाली महिलाओं में खून की समस्या, हीमोग्लोबिन की समस्या एक आम समस्या बन गई है। आयरन की समस्या एंड फॉलिक एसिड की समस्या, जिनके कारण से हीमोग्लोबिन कम हो जाती है। हीमोग्लोबिन कम होना मतलब एनीमिया होना। महिलाओं में, गर्भवती महिलाओं में 12 से नीचे और बच्चों में 5 साल से नीचे, 11 से अगर नीचे है तो हम लोग उसे एनीमिया की शिकायत में काउंट करते हैं। और अगर इस तरह के लक्षण उसमें मिलते हैं, जैसे कमजोरी होना, चक्कर आ जाना, थोड़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हाँफने लगते हैं, अनिद्रा होना, बेचैनी होना, छटपटाहट होना, एनीमिया की शिकायत है, तो ऐसे में आप डॉक्टर से संपर्क करते हैं और अपने भोजन को सुधारने के साथ साथ आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स लेते हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं, कम से कम 100 दिन उन्हें हम लोग आयरन एंड फॉलिक एसिड की टैबलेट्स को खाने की सलाह देते हैं। उसे खाना चाहिए, जिससे
उनके हीमोग्लोबिन में निरंतरता बनी रहती है। वो सामान्य लेवल में जब बने होते हैं तो डिलीवरी के वक्त उसे दिक्कत नहीं आती है, खून चढ़ाने की नौबत नहीं आती है। अगर सिजेरियन ऑपरेशन की आवश्यकता भी पड़े तो उस स्थिति में अतिरिक्त खून मुहैया कराने की जरूरत नहीं पड़ती है और बच्चे भी स्वस्थ होते हैं। तो आयरन एंड फॉलिक एसिड टैबलेट्स उसमें हम लोग देते हैं, लेकिन हम लोग अगर भोजन में हरे पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें, दालों को शामिल करें, कुछ मछलियाँ खा लें, कुछ कलेजी खा लें, कुछ चिकन खा लें, तो यकीन मानिए कि हीमोग्लोबिन की कमी नहीं। और फ्रूट्स भी लें, फ्रूट्स में अनार ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, डेट्स ले सकते हैं। इन सारे चीज़ों को शामिल भी करना है। बच्चों में भी एनीमिया होती है, एक ही तरह के भोजन खाते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं बच्चे, दाल नहीं पीते हैं, तो उसमें एनीमिया की शिकायत होती है और कुपोषण की समस्याएं होती है। दूध नहीं पीते हैं बच्चे, बस बिस्किट खाते हैं या फिर कुरकुरे लेज बाहर से जो आता है उसे खाते हैं। तो उस तरह के भोजन को बच्चों को नहीं देना है। होममेड्स आप सब्जियां दें, पराठे बनाएं, रुचिकर भोजन बनाकर बच्चों को देंगे, वो खाएंगे, तो उसे कुपोषण की समस्या से बचाया जा सकता है। खाना खाने से पूर्व आप हाथ साफ करते हैं, बच्चों के भी हाथ साफ करेंगे। ऐसा होता है कि जब बच्चों के हाथों में गंदगी होती है, वो खाना के साथ जाता है, उसी से वर्म इन्फेक्शन होता है, कृमि की समस्याएं होती है और अंदर ही अंदर आपका खून में कमी आती है। तो बच्चों को हम लोग डिवर्मिंग भी करते हैं, अल्बेंडाजोल बीच में देते हैं ताकि कृमि की शिकायत ना हो। साल में कम से कम 1 से 2 बार आप अपने बच्चों को अल्बेंडाजोल भी खिलाते हैं या फिर नज़दीक के अस्पताल से या डॉक्टर से मिलकर उनका चेकअप जरूर करवाते हैं। तो अब समस्या सिर्फ कुपोषण की वही नहीं होती है कि कमी से, कभी कभी जब हम लोग ज़्यादा भी खा लेते हैं तब भी समस्या होती है। ज़्यादा संभ्रांत परिवार में होता है, जिनके पास पैसे हैं, प्रतिदिन चिकन मटन खाते हैं, तो उन लोगों में मोटापे की समस्या बढ़ जाती है और मोटापा कई बीमारियों को जन्म देती है। कार्डियक प्रॉब्लम्स, हार्ट की समस्याएं, डायबिटीज़ की समस्याएं। लगभग 20 से 25 साल के उम्र से ऊपर में 15 से 20% लोगों में आज डायबिटीज़ की समस्या हो गई। बच्चों को डायबिटीज़ की समस्या हो गई। इनका कारण है, एक तो हम लोग एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारा दिनचर्या सही नहीं रहता है। दूसरा हम लोग का खान पान, हम लोग जो भोजन खाते हैं उसका पर्याप्त अपापचय मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता, जिसके कारण से डायबिटीज़ की समस्या बढ़ रही है। ज़्यादा फैटी डाइट्स ले रहे हैं हम लोग, फैटी डाइट्स लेने से हार्ट की समस्याएं बढ़ रही है। कहने का मतलब आपके भोजन डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की समस्याएं, कैंसर की समस्याएं, कई गंभीर बीमारियों को जन्म देती है। तो आप अपने भोजन को संतुलित करें। आपके पास पैसा है इसका मतलब प्रतिदिन आप मटन ही नहीं खाएंगे। हर व्यक्ति के लिए वही आहार होना चाहिए जो स्वस्थ हो, जो अफोर्डेबल हो, जो आपके शरीर के लिए उचित हो। तो आइए इस राष्ट्रीय पोषण सप्ताह में हम लोग यही प्रण करें कि हमारे भोजन संतुलित हों, सामान्य हों, उसे पैसे से नहीं आंका जाए। हमें उतना ही खाना है जितना हमारे शरीर की आवश्यकता है, और जब जितना हम लोग खाते हैं उसके अनुसार से हम लोग एक्सरसाइज भी करें, योग भी करें, तभी हम लोग स्वस्थ समाज की स्थापना कर सकते हैं। स्वस्थ समाज की स्थापना के लिए आपका योगदान, हमारा योगदान, हमारे समाज का योगदान, सबों का योगदान है। और एक दूसरे को समुचित आहार, सुनिश्चित आहार और संतुलित आहार लेने की आप प्रेरणा स्रोत बने। धन्यवाद।